सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। गुज़िश्ता रोज बिलावल भुट्टो जरदारी ने इंकशाफ किया कि वफाकी हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम के लिए पीपल्स पार्टी से बाकायदा हिमायत मांग ली है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के मुताबिक कुछ अहम नुकात पर बातचीत जारी है, लेकिन यह वाज़ेह नहीं कि हुकूमत ने किन तरमीम की तजवीज़ दी है, क्योंकि अभी तक कोई बाज़ाब्ता मुसव्वदा सामने नहीं आया। सवाल यह है कि क्या पीपल्स पार्टी के साथ वाकई कोई मुसव्वदा शेयर किया गया है? अगर हाँ, तो इसमें क्या शामिल हो सकता है? इस हवाले से कयास आराइयाँ तेज़ हैं, मगर हतमी तौर पर कोई बात कोई बंदा नहीं जानता। तर्जुमान पीपल्स पार्टी शाजिया मरी कहती हैं कि 18वीं तरमीम सूबों के दिल के करीब है और इस पर किसी किस्म का कोई समझौता मुमकिन नहीं। इस हवाले से पीपल्स पार्टी ने 6 नवंबर को सीईसी इजलास में इन तरमीम पर गौर करने का ऐलान किया है, जबकि दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि 18वीं तरमीम में वसाइल की तकसीम पर तवाज़ुन बेपनाह ज़रूरी है और अगर इत्तफाक हो गया तो तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर हो सकती है। उनके मुताबिक अदलिया से मुताल्लिक शिकों में कोई मुतनाज़ा बात नहीं है। तमाम जमातें आईनी अदालत के क़याम पर मुत्तफ़िक हैं। अलबत्ता PTI ने अभी से 27वीं आईनी तरमीम को मुस्तरद कर दिया है, हालांकि अभी तक मुसव्वदा मंजर आम पर नहीं आया है। सवाल यह है कि क्या हुकूमत PTI को एतमाद में लेगी? उधर दूसरी तरफ PTI के अंदर एक बार फिर मुफाहमत और मुज़ाहमत की बहस छिड़ गई है। कुछ साबिक़ रहनुमा हुकूमत से बातचीत के ख्वाह हैं, इमरान खान की रिहाई के लिए रास्ता निकालने की बात कर रहे हैं। तो क्या हुकूमत ऐसे अनासिर की हौसला अफजाई करेगी, ख़ास तौर पर जब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से जारहाना बयानात का सिलसिला भी जारी है? इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ साहब। तारड़ साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मुझे बताइएगा, ये 27 अमेंडमेंट है क्या कोई बाज़ाब्ता मुसव्वदा पीपल्स पार्टी के साथ आप लोगों ने शेयर किया है, या अभी सिर्फ टॉपिक्स पर ही डिस्कशन हो रही है जिसकी अभी तक डिटेल्स तय नहीं हो पा रही, डिटर्मिन नहीं हो रहा क्या करना? ये है क्या बेसिकली? जी, बहुत शुक्रिया जी। जैसे कि आपको मालूम है कि एक मुशावरत का सिलसिला शुरू हुआ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई सदर आसिफ अली जरदारी से और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से, और उसमें जो उसके मेन पॉइंट थे वो डिस्कस हुए। इसमें मुसव्वदे का भी फिलहाल कोई ऐसी मेरे नॉलेज में नहीं है, मगर वहाँ पे जो डिस्कशन हुई उसमें जो सेलिएंट फीचर्स डिस्कस हुए उसके अंदर एक तो NSC की रिवीजन के हवाले से मामला डिस्कस हुए, और जो सूबों के पास एजुकेशन का सब्जेक्ट और पॉपुलेशन का सब्जेक्ट है उसको वफाक में वापस लाने की बातचीत हुई, क्योंकि पूरी दुनिया में जो निज़ाम है तालीम का वो पूरे मुल्क में यकसा राइज होता है, और ये नहीं होता कि किसी सूबे में फ़र्क है तो किसी और सूबे में जो है वो अपनी मर्जी से करें। और यही वजह है कि निज़ाम तालीम की जो इस्लाहात हैं वो भी नहीं की जाती, क्योंकि हर सूबे का एक अपना जो है वो एजुकेशन पे टेक था और अपनी पॉलिसी थी। जब होल ऑफ द नेशन अप्रोच होगी तो इसमें बेहतरी आएगी। इसी तरह पॉपुलेशन का सब्जेक्ट है। फिर इसके साथ साथ जो बाकी मामला इसमें डिस्कस हुए वो आईनी बेंच से मामले को आईनी अदालत की तरफ ले जाने का मामला डिस्कस हुआ, ताकि अभाम खत्म हो और एक वो परमानेंस अटेन कर जाए, उसमें एक सस्टेनेबिलिटी आ जाए। तो ये कुछ चीदा नकात थे जिन पर बातचीत हुई, और ये मुशावरत का एक इनिशियल फेज है जिसमें ये जरूरी था कि सलाह मशवरा जो है वो इत्तेहादियों के साथ किया जाए। अब पीपल्स पार्टी ऑब्वियसली अपना सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में इसको रखेगी और उसके बाद इसका वे फॉरवर्ड बनेगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, वैसे मेरी मालूमात के मुताबिक इस पर कुछ अरसा पहले से काम हो रहा था, और इत्तलात मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि NFC के ऊपर पीपल्स पार्टी को समहाउ आप लोगों ने कन्विंस कर लिया है। इज इट करेक्ट? देखिए, मैं ये तो जरूर कह सकता हूँ कि जो प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब का और बिलावल भुट्टो साहब का इस पे ओवरऑल जो इस पे एक रिस्पांस था वो पॉजिटिव था, और उन्होंने बड़ी एक मुस्बत तरीके से तमाम मामलात को लिया, और आगे बढ़ते हुए भी मैं समझता हूँ कि एक पॉजिटिव तरीके से ये मामलात आगे चलेंगे। क्योंकि देखिए, ये वक्त की जरूरत है कि हम अपनी सिमत को ठीक करें। और देखिए, विद रिगार्ड टू हमेशा NFC की भी जब रिवीजन होती है तो वो टोटल कंसेंसस से होती है, और उसके अंदर बहुत सारे मामलात हैं जो ज़ेरे बहस आने चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि एक खुशाइंद मीटिंग हुई, एक अच्छे माहौल में हुई। और क्योंकि देखिए, इसमें तारड़ साहब एक चीज है कि
इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग है आप लोगों की वो इसमें ये है कि एनएफसी रिवर्स नहीं हो सकता, एवरी ईयर उसका शेयर बढ़ना है, वो बढ़ना है, कम नहीं हो सकता। लेकिन अभी जो काफ़ी अरसे से एक बहस चल रही थी या जो रिक्वायरमेंट तस्वर की जा रही है कि फेडरल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए 2-4 चीज़ें और रिक्वायर्ड है जो 18 अमेंडमेंट की वजह से वो चीज़ें उस तरह नहीं हो सकी, तो उसमें यह है कि एनएफसी का शेयर कम किया जाए। तो वो जो आप पॉजिटिव उनका रिस्पॉन्स कह रहे हैं, वो इसके ऊपर पॉजिटिव रिस्पॉन्स उनका है कि हाँ ठीक है इस पर बात हो सकती है? देखिए, एक तो एनएफसी की रिवीजन है, और रिवीजन में देखिए उसकी काफी क्राइटेरिया है जो रिवाइज हो सकता है। उस रद्दो बदल से ये कतन नहीं होगा कि खुदा ना खास्ता सूबों की कोई हक तलफी हो या कोई उनका जो है उनको इसका कोई नुकसान हो। ये स्ट्रॉन्ग फेडरेशन, स्ट्रॉन्ग सूबे हैं, तो वो रिवीजन पे अभी एक अर्ली डिस्कशन शुरू हुई है और उसकी जो गर्ज़ो गायत है, जो तफसीरात हैं, वो वक्त के साथ तय होंगी। मगर ये एक अहम नुक्ता है जिसपे हम समझते हैं कि देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जैसे कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं फेडरल, वो सूबों में ड्यूटी सर अंजाम देती हैं, अफवाज पाकिस्तान देती हैं, और वो सारा जो उसका इखराजात हैं वो फेडरल गवर्नमेंट उठाती है। तो बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिसपे डिस्कशन जरूर जारी है और अफामो तफहीम से और एक कंसेंसस के तहत जो है वो किसी मंतकी इंजाम तक ये मामला पहुंचे। राइट। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जो टॉपिक्स का जिक्र बिलावल साहब कर रहे हैं, सिर्फ ये इतना ही कुछ है तरमीम में या फिर इससे ज्यादा इश्यूज हैं और टॉपिक्स हैं इसके अंदर से हटकर भी काफी कुछ है? देखिए, जो बिलावल साहब ने मेन टॉपिक्स को टच किया, मैं समझता हूँ उन्होंने सारी चीज जो है वो मेंशन कर दी और उन्होंने तमाम जो तरमीम ज़ेरे बहस हैं इस वक्त और जिस पर एक मशावरत जारी है उनका तमाम का जिक्र कर दिया। वो चाहे जुडिशल रिफॉर्म्स हों, वो चाहे एनएफसी वाला हो, चाहे एजुकेशन हो, पॉपुलेशन हो, बाकी हो, वो तमाम तर चीजें बड़ी तफसील से डिस्कस हुई और अब पीपल्स पार्टी अपनी सीईसी में डिस्कस करके तो फिर उसके बाद एक और नशिस्त हो। ये जब आप लोगों की डिस्कशन हुई है तो क्या बिलावल साहब ने आप लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके ये ट्वीट किया, बताया कि मैं ये कहने जा रहा हूं? ऑब्वियसली वो जब ऐसी बातचीत होती है जी तो उसमें उसको पब्लिक तो होना था और करना था, तो बिलावल साहब के साथ बिल्कुल ये मामलात जो हैं डिस्कस हुए और उन्होंने जब इस पे ट्वीट किया तो बिल्कुल वो एक उनका राइट था जो उन्होंने तयशुदा मामलात के मुताबिक किया और उस पर फिर आपने गवर्नमेंट का भी स्टांस देखा कि गवर्नमेंट ने भी अपना फिर स्टांस दिया। तो वो हमारे एक इम्पोर्टेंट पार्टनर है इस चीज में, हमारे इत्तेहादी हैं, हमारे साथ हैं वफाक में भी और सूबों के अंदर भी एक हमारा इल्हाक है उससे। तो मैं समझता हूँ कि ये खुशाइंद होता है कि जब आपका जो इत्तेहादी है वो इस पे लीड ले और इस पे जो है वो पब्लिक करके इस पे बातचीत जो है वो जनरेट करे। ठीक। अच्छा, ये टाइमलाइन क्या है इसकी? देखिए, ये अभी पीपल्स पार्टी की जब सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग होती है उसमें डिस्कशन के बाद इस पे दोबारा एक नशिस्त होनी है, उसमें मामलात जो है मजीद प्रोग्रेस करेंगे, आगे बढ़ेंगे। जो दायरा मशावरत है उसको देखा जाएगा कि उसमें किस तरीके से चीजें जो हैं वो फाइनलाइज होती हैं आफ्टर पीपल्स पार्टी सीईसी। तभी फिलहाल बॉल जो है पीपल्स पार्टी की कोर्ट में है, जब वो सीईसी कर लेंगे तो उसके बाद अगली नशिस्त में जो है वो मामलात जो है उसको हतमी शक्ल दी जा सकती। ठीक। ये शाजिया मरी साहबा को सुना है आपने? वो कह रही हैं 18वीं तरमीम पे कोई समझौता नहीं होगा, मुमकिन ही नहीं है इस हवाले से। 18वीं तरमीम तो ऑब्वियसली उस पर तो किसी किस्म का कोई समझौता नहीं है, मगर जो स्लाइड चेंजेस हैं जिसमें एजुकेशन या पॉपुलेशन का मामला है और ये बेहतर समझा गया और इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स भी ये कहते हैं, दुनिया के जो ममालिक हैं, जो तरक्की याफ्ता भी हैं, जो तरक्की पजीर भी हैं, सब में एजुकेशन और पॉपुलेशन जो है ये फेडरल सब्जेक्ट है दोनों। तो ऑब्वियसली जब इससे बातचीत हुई है बड़ी पॉजिटिव भी हुई है और हम ये समझते हैं कि इन दोनों को बोर्ड ऑफ द नेशन अप्रोच के तहत वफाक के पास होना चाहिए ताकि आपके एजुकेशन रिफॉर्म्स जो हैं वो अच्छे तरीके से हो सकें, सिलेबस जो है वो बिल्कुल पूरे मुल्क में एक यूनिफाइड निज़ाम हो, यकसा सिलेबस हो तमाम सूबों के अंदर, पाकिस्तान के अंदर। और इसी तरह पॉपुलेशन के मामले पे भी, जिस तरह पोलियो के मामले पे एक नेशनल टास्क फोर्स एग्जिस्ट करती है, इसी तरह बहुत सारे मामलात पे नेशनल टास्क फोर्सेस हैं। तो ये कोई मजायका या हर्ज नहीं है कि अगर इन दोनों को भी फेडरल गवर्नमेंट के हवाले कर दिया। राइट। अब एक जनरली क्वेश्चन पूछा जा रहा है अदलिया के हवाले से कि 26वीं तरमीम के अंदर काफी कुछ वैसे ही चेंज कर दिया गया था, फिर इतने कम टाइम में इस क्लॉज को, मतलब इस अमेंडमेंट को करने की फिर क्या जरूरत पेश आई है? देखिए, जो रिफॉर्म होता है ये एक एवोल्यूशन का प्रोसेस है, इर्तिका का एक प्रोसेस है जो चलता रहता है। जैसे आपने देखा कि 26वीं आईनी तरमीम की एक बड़ी पीसफुल और बड़ी एक खुशअस्लूबी से ट्रांजिशन हुई, वो उस पर अमल दरामद भी बहुत अच्छे तरीके से हुआ। कोर्ट्स के अंदर भी आपने देखा कि कोर्ट्स के अंदर भी उसकी एक्सेप्टेबिलिटी थी, बार के अंदर भी थी। हाल ही में बार काउंसिल के इलेक्शन में भी जो फतेह मिली है तो ये इस बात की तस्दीक है कि इसको वकला बरादरी ने भी तस्लीम किया है, उनके लिए भी आसानी पैदा हुई है।
जो हम कहते थे शुरू में जब 26वीं आईनी तरमीम आई कि कोर्ट्स का वर्कलोड कम होगा, साइल को आसानी होगी कि वो अपने केस को सुनवा सके, लंबी वेटिंग लिस्ट नहीं होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स अलग होंगे, तो जिस तरह वो कामयाबी के साथ इम्प्लीमेंट हुआ है, तो ऑब्वियसली रिफॉर्म एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, एवोल्यूशन का प्रोसेस है। तो उसके अंदर ये सोचा गया कि जब ये इस पे कामयाबी से अमल दरामद हुआ है तो मजीद इसके अंदर जो रिफॉर्म है उसकी भी गुंजाइश भी मौजूद है और वो किया भी जा सकता है और उसकी एक्सेप्टेबिलिटी भी है तमाम स्टेक होल्डर, जिसमें वकला, बार काउंसिल और जुडिशरी शामिल है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो पीटीआई के रहनुमा इस वक्त कुछ 2-4 पुराने एक्टिव हुए हुए हैं और वो इमरान खान की रिहाई के लिए बातचीत का इरादा जाहिर कर रहे हैं, क्या आपकी हुकूमत ऐसी आवाज़ों को संजीदा ले रही है? आपको लगता है कि वो जो पुराने लोग हैं पीपल्स पार्टी के, उनके साथ, पीटीआई के, उनके साथ बात हो सकती है और कोई प्रोसेस आगे बढ़ सकता है? देखिए, मैं तो हमेशा से सियासी वर्कर ये समझता हूँ कि सियासत में हमेशा बातचीत होनी चाहिए। अब इमरान खान वाला मामला क्योंकि वो एक आईनी कानूनी मामला है, उनको 190 मिलियन पाउंड केस में सजा हो चुकी, उस पर तो मुझे नहीं लगता कि बहुत को रूम है बात करने का, क्योंकि वो अदालतों में मामला है, अदालतों ने डिसाइड करना है और वो सजा याफ्ता हैं। मगर फिर भी मैं फवाद चौधरी साहब के बयान को खुशाइंद करार देता हूँ और मैं समझता हूँ कि हमेशा सियासत में दरवाजे खुले रहने चाहिए और बातचीत होनी चाहिए, चाहे वो सियासी टेम्परेचर को कम करने की निगाह से हो, ये इवन असेंबलियों के अंदर मजीद बेहतर वर्किंग रिलेशनशिप बनाया जा सके, कमेटियों के अंदर बेहतर बनाया जा सके और सियासी बातचीत चलती रहे ताकि मुल्क के अंदर एक साजगार माहौल भी पैदा किया जाए, पोलराइजेशन को कम किया जाए, जो सियासी मुखालफतें रहे और सियासी जो आपस में हम एक दूसरे के ऊपर जो पॉलिसी मेकिंग पे सवालात उठाते हैं जरूर उठाएं, गवर्नेंस पे उठाएं, क्योंकि केपी में इनकी हुकूमत है, मगर फिर भी एक बातचीत जो सियासी लेवल पे है वो हमेशा से रही है इस मुल्क में और वो वफादारी का तकाजा है कि वो बातचीत जो है वो अच्छे तरीके से मुल्क में जारी रहे। ये आपने चीफ मिनिस्टर के बारे में कहा कि वो 9 मई में कोर कमांडर हाउस अटैक पे, और आपने इसका जिक्र किया कि वो 26 नवंबर में भी उनकी फुटेजेस जो है वो जमान पार्क वाले उस पर थी। क्या चीफ मिनिस्टर को आगे आने वाले दिनों में मुश्किल में देख रहे हैं? आप लोगों के पास जो सबूत, वीडियो एविडेंसेस आप लोग रख के बैठे हुए हैं और आपने इस पर बात भी की है। वीडियो एविडेंस तो उन्होंने खुद लगाई, जो कोर कमांडर हाउस की थी उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे खुद अपलोड की, पहली बात तो ये है। मगर इसके साथ साथ वज़ीर आज़म साहब ने मुतअद्दिद बार को दोहराया कि मुल्क की बेहतरी के लिए, केपी सूबे की बेहतरी के लिए वो बातचीत करें, मीटिंग्स में आएं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, वफाक के साथ मिल के चलें और यही इन हालात का तकाजा है कि पाकिस्तान को अगर तरक्की करनी है तो वफाक को सूबों के साथ मिलकर चलना है। मगर फिर भी कोई ऐसा जुर्म जो किसी शख्स ने सरजद किया हो वो उसके ओहदे की वजह से वो बरी जिम्मा तो नहीं हो जाता और ऑब्वियसली तमाम लोगों पे ये केसेस हैं तो उनको कहीं ना कहीं इस बात का जवाबदेह होना पड़ेगा। देयर इज नो अथॉरिटी विदाउट अकाउंटेबिलिटी। हम सब जवाबदेह हैं अवाम की अदालत में, अल्लाह ताला की अदालत में, तो उनको कोई ना कोई इसका कि वो कोर कमांडर हाउस के हमले में शरीक थे और क्यों थे और किस नजरिए के तहत गए और क्या करने गए थे, और बतौर वजीर आला वो इस चीज से जो है वो बरी जिम्मा नहीं हो सकते, मुंह नहीं छुपा सकते। तारड़ साहब, कल डीजी ISPR की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब ने जब बड़ी तफसील से ये बताया कि क्रिमिनल टेरर और पॉलिटिकल नेक्सस है, और मैं खुद भी वहाँ मौजूद था और वो बड़ी, लेकिन उन्होंने वो जो प्रेजेंटेशन दी उसके अंदर जो पॉलिटिकल बॉक्स था वो कवर्ड रहा, उसमें उन्होंने नहीं दिखाया कि कौन पार्टी, किसका बंदा, क्या सारा एंड ऑल, पर उन्होंने कहा कि जो मकामी तौर पर वहाँ पर ये टेररिस्ट हैं या फिर जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं ये प्रोटेक्शन देते हैं, वहाँ ड्रग की कल्टिवेशन होती है, और वो बड़ी डिटेल से आपके इल्म में वो सारी बात, लेकिन उन्होंने जो पॉलिटिकल बॉक्स था उस पर कवर रखा और एक तासुर ये बना, यूजुअली वहाँ लोगों ने सवालात भी पूछे क्या ये PTI की बात हो रही है, उन्होंने उस पर कोई कमेंट नहीं किया, उन्होंने कहा ये आप लोग खुद फैसला करें, तहकीकात करें। लेकिन आप बतौर एक वफाकी, ज़ाहिर आपकी हुकूमत भी है, जमात भी हैं, क्या आप लोगों की हुकूमत या आपकी पार्टी इस बारे में सोचती है कि इस पर बात की जाए कि वहाँ कौन से एलिमेंट हैं जो इस बड़ी क्लैरिटी है इस पे, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है, और ऑब्वियसली डीजी ISPR इस पे रोशनी नहीं डाल सकते थे क्योंकि ऑब्वियसली उनके ओहदे का भी कुछ तकाजा है और वो सियासी मामलात पे बहुत कम गुफ्तगू करते हैं। तो देखिए, जो मैं बार बार कह चुका हूँ कि KPK में जो टिम्बर, टोबैको, नॉन कस्टम पेड गाड़ियां, ओपीएम, ये जो तमाम माफिया वहां बैठे हैं, इलीगल ऑयल की स्मगलिंग है,
तो ये तमाम चीजें किस चीज से लिंक है? ये पॉलिटिकल नेक्सस है और एक टेररिज्म के साथ नेक्सस है, जिसकी बुनियाद पे ना टिम्बर माफिया को हाथ डाला जाता है, टोबैको वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। अब फेडरल गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि उनको टैक्स नेट में लाएं, कि जब जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं और बड़े इदारे हैं टोबैको के, वो जब पूरा टैक्स अदा करते हैं, तो फिर ये जो कुछ पाकिस्तान में कंपनीज हैं टोबैको की, ये टैक्स क्यों नहीं अदा करती और ये दायरा कार से बाहर क्यों हैं? तो ये मुख्तलिफ जो सेक्टर्स हैं उसमें जो एक स्मगलिंग का मामला है, इलीगल स्पेक्ट्रम है, पूरी दुनिया में कहीं नॉन कस्टम पेड गाड़ी पे प्लेट नहीं लगी। मगर देखिए, आपकी 12 साल की हुकूमत है केपी के अंदर, आप नॉन कस्टम पेड गाड़ियों को रजिस्टर नहीं करवा सके, प्राउडली प्लेट लगाते एनसीपी नॉन कस्टम पेड। स्वात में और बताइए, ट्राइबल एरियाज में चलती रही है, वहाँ चलती हैं और बाकी भी स्वात के अंदर चलती हैं, मालाकंड डिवीजन में चलती हैं। तो ये क्यों चल रही हैं और ये क्या सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है कि इसको रोका जाए? आप क्या समझते हैं कि चले वो उनकी तो एक वो बाइंडिंग होगी, लेकिन आप क्या समझते हैं पीटीआई इन्वॉल्व है वहां पर, जो कुछ खैबर एजेंसी वादी तीरा में? देखिए, उनका मैं बिल्कुल, देखिए इसमें पॉलिटिकल एलिमेंट तो शामिल है, क्योंकि अगर 12 साल से एक पार्टी की हुकूमत है और वो इस पे काबू नहीं पा सके, तो उसकी बुनियादी वजह यही है कि इनके अपने लोग बहुत हद तक उस चीज से मुलविस हैं। अगर मुलविस ना होते तो 12.5 साल के अंदर वो कोई ना कोई सदेबाब कर लेते, इसका कोई हल निकाल लेते, रिफॉर्म्स ले आते, केपी का सुबह बदल जाता और केपी के अंदर खुशहाली और तरक्की होती। और देखिए, केपी की आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि पीटीआई की लीडरशिप मकामी वहां पर इस क्राइम में पॉलिटिकल क्राइम जो नेक्सस है, टेरर नेक्सस है, उसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट है और वो नहीं कह रहा, मैं तो कई बार इसको कह चुका हूं कि बहुत सारे पॉलिटिकल लोग शामिल हैं, जिसमें पीटीआई के लोग भी शामिल हैं, और वो बिल्कुल एक टेरर क्राइम नेक्सस वहां पे मौजूद है, वरना इन तमाम चीजों को कर लेते। और देखिए, डेवलपमेंट की जहां तक बात है, केपी के अवाम बड़े खुददार लोग हैं, मुहब्बे वतन हैं, पाकिस्तान से उनकी एक बहुत ज्यादा अफिलिएशन है, मोहब्बत है। उसके बावजूद आज तक लेडी रीडिंग हॉस्पिटल ठीक नहीं हो सका, पीकेएलआई जैसा एक अस्पताल नहीं बना सके, वहां पे लाहौर में 1000 ट्रांसप्लांट वहां पे हो गया है। और ये तरक्याती मंसूबों की बजाय चप्पलों का नाप देना, तस्वीरों पे कपड़े फेरना और टिकटॉक्स बनाना और कहना जी मैं इश्के फलां में मारा जाऊंगा। हमें तो सिर्फ इश्के पाकिस्तान पता है, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला अब हमें जो है वो शहादत अता करे पाकिस्तान के लिए। और ये एएनपी को ताने देते हैं कि एएनपी ने क्या कमा लिया दहशतगर्दों के खिलाफ लड़के। मैं सलाम पेश करता हूँ हारून बलोर को, मैं सलाम पेश करता हूँ बलोर खानदान के शोधा को, मैं सलाम पेश करता हूँ इफ्तिखार साहब के बेटे को जिसने जामे शहादत नोश किया। और ये आज उनको ताने देते हैं, तो शोधा की रूहें भी इनसे पूछेंगी कि ये आपकी क्या पॉलिसी है कि टेरर क्राइम नेक्सस है और सियासी मफादात जो है वो सूबे के मफाद पर आपने हावी किए हुए। इसमें कोई शक नहीं है कि वहाँ पर एनपी की लीडरशिप ने फ्रंट फुट पे खड़े होकर जो है वो टेररिज्म को फेस किया, अपनी गवर्नमेंट के दिनों में भी और जब वो अपोजिशन में भी रहे किया। वो लोग उन्होंने अपने स्टांस में कोई तब्दीली नहीं की, दे वर वेरी क्लियर इन देयर थॉट्स कि ये टेररिज्म है और उसको टेररिज्म कॉल किया जाए। तारड़ साहब, क्या खैबर पख्तूनख्वा में आने वाले दिनों में गवर्नर राज लग सकता है? अभी तक तो कोई ऐसी तजवीज़ और नहीं है, ना इस पे कोई बातचीत हुई है। और ऑब्वियसली खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने एक हुकूमत को वहाँ पे इलेक्ट किया है, और ये भी अच्छा काम है ना कि जब हमारी बारी आए तो कहें जी ये सिलेक्टेड है, अपनी बारी आए तो कहें हम इलेक्टेड हैं। तो एक ही इंतखाब में आप इलेक्टेड हो गए और हम सिलेक्टेड हो गए, ये भी बड़ा अच्छा इनकी डबल एक दोहरा मेयार है, डबल स्टैंडर्ड है। तो देखिए, अवाम को पता है, और वो जो ये कर रहे हैं केपी के अवाम के साथ, और जो ये तरक्की वहाँ पे नहीं होने दे रहे, एक दिन आएगा कि लोग इनकी गिरबान पकड़ेंगे। गवर्नर राज का कोई इम्कान है कि नहीं? ये अभी तक तो फिलहाल कोई ऐसी बात ज़ेरे गौर नहीं है, कोई ऐसा प्रपोजल नहीं है। लास्ट क्वेश्चन, ये बताइएगा कि क्या बानी पीटीआई से मुलाकात करवाएंगे वजीर आला की कि नहीं? देखिए, वजीर आला से कोई कानून के तहत मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी प्रोविजन है कि वजीर आला मुलाकात करेगा। जो जेल मैनुअल है, कानून है, उसके मुताबिक मुलाकात जिसकी बनती होगी हो जाया करेगी, इसमें कोई अभाम नहीं है। मियां नवाज शरीफ जब जेल में थे और अल्लाह ताला ने उनको बरी किया बाद में, तो वो आपको याद होगा कि मुलाकातें बंद थी और मुलाकातें वकला की होती थी या फैमिली की होती थी। तो वो चीजें तय हैं। तो वजीर आला की क्या जिद है और किस कानून के तहत है कि वो इतनी मुलाकात पे बजिद हैं, कोई कानून कोट कर दे, बता दें किस कानून और किस जेल मैनुअल के तहत उनकी मुलाकात कराई जाए, किस शिक के तहत कराई जाए, बता दें।
राइट, थैंक यू सो मच मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन अताउल्लाह तारड़ साहब हमारे साथ गुफ्तगू सुनी। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ फॉर्मर गवर्नर और PTI के रहनुमा साबिक इमरान इस्माइल साहब मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। हाल ही में PTI के 3 साबिक रहनुमाओं फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी लाहौर में पार्टी के वाइस चेयरमैन और असीर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात कर चुके हैं। इस मुलाकात के बाद PTI के अंदर एक बार फिर माइनस इमरान खान की बहस चढ़ गई है और इन रहनुमाओं को पार्टी के सख्त गीर हलकों की जानिब से तनकीद का सामना करना पड़ा है। अब साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर वजाहत देते हुए कहा कि ये कोई साजिश नहीं बल्कि एक शऊरी कोशिश है ताकि पाकिस्तानी सियासत को टकराव के बजाय मुफाहमत के रास्ते पर डाला जा सके। उनके मुताबिक PTI की मौजूदा एहतजाजी सियासत ने पार्टी को गिरफ्तारियों, थकन और महदूद होती सियासी गुंजाइश के सिवा कुछ नहीं दिया। इसीलिए उनका कहना है कि अब वक्त है कि सोचा जाए, जायजा लेने की ज़रूरत है और दोबारा अपनी पार्टी को तामीर करने की ज़रूरत है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इन तमाम रहनुमाओं को ये बात करने के लिए बानी की इजाज़त हासिल है? इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं फॉर्मर गवर्नर सिंध PTI के रहनुमा इमरान इस्माइल साहब। इमरान साहब, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। मुझे ज़रा ये बताएं कि हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा है कि क्या आप लोगों को बातचीत का मैंडेट हासिल है जो आप एफर्ट कर रहे हैं? आदिल, मैंडेट कौन देगा हमें? अगर आपका मैंडेट से मुराद ये है कि कोई किसी एजेंसी ने हमें इशारा दिया है या उन्होंने हमें कहा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हम अपनी तरफ से कोशिश ये कर रहे हैं कि ये जो इस वक्त PTI एक अजीब दोराहे पर पहुँच गई है, जिस इनकलाब का इंतज़ार है वो आ नहीं रहा है। उनके लोग तितर बितर हो गए, उनकी लीडरशिप या जेल में है या छोड़ गई है, वर्कर्स जो है वो जलील ख्वार हो रहा है, उसके पास जिसके पैर में चप्पल नहीं है वो बेचारा कोर्टों के चक्कर लगा रहा है। तो एक अजीब सूरत हाल है। और जब हमने PTI के लोगों से, दोस्तों से मुशावरत शुरू की जो इस वक्त PTI में हैं, उनका भी ये ख्याल था कि वे फॉरवर्ड तो यही बनता है। सो एक एफ़र्ट की गई जिसके तहत हम लोग जाके सारे कोट लखपत जेल में एजाज चौधरी साहब से मिले, फिर उसके बाद हम जाके शाह महमूद साहब से PKLI में मिले और बहुत अच्छी बात हुई दोनों से। दोनों ने इसी बात का इरादा किया कि जी हम तसादुम की सियासत जो है ये PTI के लिए नुकसानदेह है और अगर हमारी इमरान खान से मुलाकात हो या हमारी बात उन तक पहुँच सके तो हम उनका ये पैगाम पहुँचाएँ कि जी मुसालियत करने की कोशिश करें, टेबल पर बैठ के बात करने की कोशिश करें, एक ऐसा माहौल पैदा करें जिसमें PTI सियासत के काबिल हो। अब इसको PTI वालों ने जो PTI के ट्रोल्स हैं ये जिनका नुकसान है इमरान खान के जेल से बाहर आने पे, उन्होंने इसको दूसरा कलर दे दिया। जिनका YouTube धंधा लगा हुआ है, -1 की बात करने गए थे, YouTube का धंधा लगा हुआ है। यानी अगर मैं कहता हूँ कि PTI इमरान खान है और इमरान खान PTI है, अगर इमरान खान को PTI से कोई बेवकूफ़ सोच भी सकता है माइनस करने का, तो इसका मतलब है कि PTI ख़त्म, फिर बचेगा क्या? पीछे तो तितर बितर है। वैसे आपको कोर्ट भी किया जा रहा है कि आपने कहीं पर ये बयान दिया 2 साल लगाए इमरान खान साहब को हमने मशवरा मतलब ये देना है कि वो आराम करें और फिर किसी और को आगे आने दें, या वो थोड़ा अरसा खामोश हो और किसी और को आगे नहीं। ये बेवकूफ़ लोगों की कहानी है। आप पूरा मेरा वो अगर बयान पूरा पढ़ लें ना स्याह को सबा के साथ, समझने की कोशिश करें क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि इमरान खान को ये फैसला करना पड़ा कि वो स्टेप असाइड हों और बैरिस्टर गौर को उन्होंने लगाया। अब ये कोई इमरान खान ने अपने आप को -1 तो नहीं ना कर लिया। ये फैसला चंद माह पहले कर लेते तो शायद हम सारे इस मुत्तफिक ये जो आपकी जो जुलाई में मीटिंग हुई थी, ये जो आपकी 2023 के जुलाई में मीटिंग हुई थी, उस वक्त आप लोग ये मशवरा देकर आए थे कि चेयरमैन किसी और को बना दें, पार्टी प्रोटेक्ट कर लें, बाकी सब मामला हल हो जाएंगे। ये 2023 वाली आप मीटिंग का हवाला दे रहे हैं? उस वक्त ये बात उस वक्त ये बात चल रही थी कि अगर खान साहब इस पर थोड़ा सा गौर कर लें तो ये पार्टी बच जाएगी। और खान साहब तो किसी वक्त भी वापस, इमरान खान PTI के चेयरमैन के ओहदे का मोहताज नहीं है भाई। इमरान खान तो इमरान खान है, वो खुद अपने में इंस्टीट्यूशन है, वो तो कर ही नहीं सकता ना। इसको इमरान खान को माइनस कैसे करना है? तो हम जब शाहजी से मिले तो शाहजी बेवकूफ़ आदमी तो नहीं है ना, 2 साल से जेल में बैठे हैं। मैं जाकर उनको बोलूँगा कि आप इमरान खान को छोड़ दें और हमारे साथ आ जाएं। हम कौन है? हम कह रहे हैं हमने इमरान खान को, PTI के दीगर रहनुमाओं को, वर्कर्स को रिलीज़ कराना है। बस इतना हमारा ख्वाब है, इतना और कुछ नहीं। अच्छा, ये आपने सुना सलमान अकरम राजा साहब को, जो आप लोगों के बारे में बात ये खत्म हो जाए। सलमान अकरम राजा साहब की अपनी नौकरी खतरे में पड़ती है ना। वो हमें देख के उनकी अपनी नौकरी खतरे में पड़ती है। वो समझते हैं कि शायद हम आएंगे तो उनको रिप्लेस कर लेंगे कि उनकी जगह नहीं बचती वहाँ पे।
मैं उनको तसल्ली कराना चाहता हूँ कि आप आराम से बैठे रहें, आपको कोई कुछ नहीं कह रहा। लेकिन सलमान अकरम राजा साहब ने इंतहाई गलत बयानी और झूठ का सहारा लिया। बात यह है कि हम जब गए थे तो शाहजी को सरप्राइज़ ज़रूर थे हमें देख के, लेकिन शाहजी को ये पता था कि लोग कोई आ रहे हैं मिलने। कौन आ रहे हैं शायद ये नाम नहीं दिए गए थे। जब हम मिलने गए, शाहजी की बहनें अंदर बैठी हुई थी। शाहजी ने सारी बहनों को, उनकी भांजियों को उन्होंने कमरे से बाहर जाने को कहा। उसके बाद हमारी उनके साथ बैठक हुई, शाहजी से कोई 1 घंटे बातचीत हुई। ये सारी बातें शाहजी के साथ हमारी हुई। शाहजी इमरान खान के साथ खड़े हुए थे, खड़े हुए हैं, खड़े रहेंगे, ये सबको पता है, शाहजी को भी पता है। ये किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई उनको छुड़ाने गया था कि आप इमरान खान को छोड़ दें। ये पता नहीं, यानी खुद तो इमरान खान को रिलीज़ करा नहीं सक रहे, अगर कोई दूसरा एफर्ट कर रहा है तो उसको भी गंदा करने के चक्कर में है। मेरी तो समझ से बाहर है कि ये कौन लोग आके बैठ गए पीटीआई में, किन को इमरान खान ने मुसल्लत कर दिया पीटीआई के ऊपर। या मुल्क पे भी कह दें, क्योंकि जहाँ जहाँ हैं वहाँ पर ऐसे ऐसे शाकार हैं माशाल्लाह। नहीं, मुल्क पे तो ये हो ही नहीं सकते ना, ये तो बेचारे ये एक मुल्क पे कहाँ जाएंगे। मुल्क पे तो जो होना है वो तो फॉर्म 47 के तहत हो ही रहा है। ये इनकी कहाँ ताकत है कि वहाँ तक जाते हैं। लेकिन जो हाल इन्होंने पीटीआई का किया ना, जो इन्होंने पीटीआई का सत्यानाश मारा है, वो काबिल दीद है। मतलब एक एक इनका अमल, एक एक इनकी चीज़ देखने वाली है। खुद छुपे रहते हैं केपी हाउस में, टिकटॉक, वहाँ से शेख वकास लोगों को तुम लोग ज़रूर बाहर आना, मैं नहीं आऊँगा, मुझे बड़ा ख़तरा है। आपकी पार्टी में टिकटॉक क्राइटेरिया बन गया है ना। आपकी साबिक पार्टी जो थी वो अब टिकटॉक और जहाँ पर सोशल मीडिया पर अगर आप अच्छे बयानात देते हैं तो आप, वो तो वहाँ पैसे बना रहे हैं ना टिकटॉकर्स, और वो जो अपने यूट्यूबर्स हैं, सेल्फ प्रोक्लेम एंकर्स बने हुए हैं, वो वहाँ पैसे बना रहे हैं। एंड आई एम श्योर वो उतने पैसे बना रहे हैं जितने शायद आप इतनी मेहनत करके भी ना बना सकते होंगे। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। यू आर एब्सोल्युटली राइट। मुझे ये बताएं इमरान इस्माइल साहब के शाह साहब ने आपको क्या बोला एग्जैक्ट, वो वर्ड बताइएगा। दूसरा, मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ को आज से कुछ महीना पहले, 5, 6, 7, 8 महीने पहले मैंने एक प्रोग्राम किया और एक सवाल उठाया, और उस प्रोग्राम में मैंने कहा कि जी लोग शाह महमूद कुरैशी साहब के पास क्यों नहीं जाते, उन्हें कोई क्यों नहीं पूछता, या सिर्फ जो है वो सिवाय एक बानी चेयरमैन के लोग जेल में किसी से मिलने नहीं जाते। तो बहुत ट्रोलिंग हुई, बहुत तनकीद हुई, बहुत ज़्यादा मुझ पर बात हुई। ये वजह क्या है कि जब भी शाह महमूद को आप लोग भी मिलने गए, आप लोगों का भी यही हाल हुआ। तो मुझे ये बताएं कि शाह महमूद कुरैशी साहब से मिलने पर ट्रोलिंग क्यों की जाती है, या क्यों इतना गुस्सा दिखाया जाता है? व्हाट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग? मुझे नहीं समझ है आज तक कि पीटीआई शाह महमूद कुरैशी के ऊपर भरोसा करने को तैयार क्यों नहीं है। अच्छा, उधर तो वो इमरान खान तो उधर जेल में है ना। हाँ। आप जाके ये जो है ना सलमान अकरम राजा साहब, मेरा ख्याल है 2.5 साल में दूसरी दफ़ा गए होंगे। ये भी हमारे प्रेशर में गए। अभी तक तो ये कह रहे थे कि इनको इजाज़त नहीं है जाने की। अब किसने इजाज़त दे दी? इनको एजेंसियों ने इजाज़त दी। कैसे जाके मिले? ये कमाल बात करते हैं। जब मिलना हो मिल लेते हैं, फिर कहते हैं इजाज़त नहीं है। तो इसका मतलब है कि आप जाना ही नहीं चाहते। इन्होंने कभी जाके पूछा कि पार्टी का वे फॉरवर्ड क्या है, क्या होना चाहिए? आप वाइस चेयरमैन है पार्टी के। इन्होंने कभी जाके पूछा कि आगे स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए पीटीआई की, अपोजिशन अलायंस कैसे बनना चाहिए, मौलाना फजलुर रहमान से क्या बात करनी चाहिए? गए कभी जाके बात की? कभी भी नहीं, नेवर। अच्छा, यहाँ कमाल ये है कि जो जेल में है, डंडे खा रहा है, वो तो उसके लिए तो ज़बरदस्त थम्स अप। और अगर कहीं उसकी 2 साल में एक केस में बेल हो गई ना, दूसरे 2 केस में बेल हो गई, तो ये गद्दार। वो सोशल मीडिया पे चला रहे हैं कि जी 60% तो शाहजी की गद्दारी हो गई है, इसलिए कि उनके 2 या 3 केसों में उनकी बेल हो गई। तो जब पूरे 100% हो जाएगी तो 100% गद्दार हो जाएंगे। ये कौन सा सोच का तरीका है यार? जो पाकिस्तान छोड़ के चला गया, बाहर अमेरिका में बैठा हुआ है, कोई स्कॉटलैंड में बैठा हुआ है, कोई कहाँ बैठा हुआ है, पैसे बना रहे हैं, मौज बना रहे हैं, वो वफादार। जो जिसकी जेल में बेल हो जाए वो गद्दार। ये अजीब इन्होंने तमाशा खड़ा किया हुआ है यहाँ पे। ये ना लोगों की इज्जतें महफूज हैं इनके पास। ये जो ट्रोल पूरा पीटीआई ने बनाया, बहरहाल वो दूसरा टॉपिक हो जाएगा। लेकिन आपने सवाल ये किया था कि शाहजी से मेरी एग्जैक्टली बात क्या हुई। जब हम गए, मैंने आपको कहा कि वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज। वो हमारे साथ बैठे, उन्होंने बड़े दिल की बात की। उन्होंने अपने जो उनको दुख था, ये इसका गॉल ब्लैडर में जो उनको स्टोन्स हो गए हैं, उसका डॉक्टर ने उनको क्या कहा, उनका ऑपरेशन होना है कि नहीं होना, वो सारी उन्होंने बातचीत की हमारे साथ। फिर उन्होंने कहा कि मैं अब बिल्कुल तैयार हो गया हूँ ऑपरेशन कराने के लिए, क्योंकि डॉक्टर्स कह रहे हैं कि बहुत बड़े हो गए, हो सकता है आपको इससे तकलीफ हो जाए। अब मुझे नहीं पता उनका ऑपरेशन हुआ या नहीं हुआ, पर वो कह रहे थे कि 8 दिन में हो जाएगा। मुझे बताएं, हुकूमत की जानिब से आप लोगों से किसी ने राब्ता किया, किसी ने आप लोगों की इस एफर्ट को रिकॉग्नाइज किया है? हुकूमत की तरफ से किसी ने बात की है? हुकूमत की तरफ से बड़ा अच्छा रिस्पांस आया हमें। हुकूमत की तरफ से हमें अता तारड़ से भी बात हुई
और अयाज सादिक साहब से भी बात हुई, बड़ा अच्छा रिस्पांस आया। वो वेलकम कर रहे हैं कि जी अगर आपकी एफर्ट कोई ऐसी है जिससे सियासी तनाव में कमी आ सकती है, टेम्परेचर्स नीचे हो सकते हैं, तो वो सारी बातें हम देख सकते हैं। तो शाहजी से जो बात हुई तो शाहजी ने कहा कि जी नंबर 1 मैं कोई मराहत नहीं मांग रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि जी अब मेरे केसेस माफ़ कर दें, मुझे जेल से निकालें करें, मैंने 2 साल 2.5 साल भुगते हैं, मैं अदालतों से ही बरी होकर बाहर आऊँगा, ठीक है। मराहत हम देने गए भी नहीं थे, ना हमारे इख्तियार में है। नंबर 2 उन्होंने ये कहा कि जी जो ये इसकी टकराव की सियासत है या ये जो इस वक्त एक तनाव की सियासत है, इससे पीटीआई को नुकसान हो रहा है और मज़ीद नुकसान होने का ख़दशा है। सो हमें टेम्परेचर्स को नीचे लाना है, हमें एक ऐसी सियासी माहौल बनाना है जिसके अंदर हम तहरीक इंसाफ का झंडा उठा के चल सकें, हम इमरान खान की रिहाई की बात कर सकें, हम आइंदा इंतखाबात में पीटीआई के निशान पे इंतखाबात में जा सकें। सो ऐसा माहौल पैदा करना है हमने, और ये पैदा करने के लिए ज़ाहिर है कि हमें सारे लोगों से बात करनी पड़ेगी, हुकूमत वक्त से भी बात करनी पड़ेगी, हमें अपोजिशन से भी बात करनी पड़ेगी, और सबसे बढ़ के कि हमें इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपना डायलॉग खोलना पड़ेगा, जिसके ऊपर हमारा भी बेसिकली यही आइडिया था, और तो कोई आइडिया नहीं है हमारा। सो वी ऑल अग्री आप लोगों ने कि बिल्कुल ठीक बात है, और यही चीज़ हम सोच कर गए थे शाहजी से बात करने के लिए, बट इनफैक्ट शाहजी वॉज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दिस, और उन्होंने हमसे ये बात की, तो इट वॉज बड़ी अच्छी मीटिंग हमारी रही उनसे। ओके, सो आप लोग खुद से हुकूमत से कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपकी खान साहब से मुलाकात की जाए और आप लोगों ने समझाने जाए? मेरी ख्वाहिश है कि मैं खान साहब से मिलूं। पहले खान साहब से पूछना पड़ेगा कि वो भी पता नहीं मिलने के लिए तैयार हैं या नहीं, उनके जहन को कितना पॉइजन किया है हमारी तरफ से या क्या है, लेकिन आई बिलीव कि ऐसा वक्त आ जाएगा जल्दी कि हम खान साहब से मुलाकात करें। फ़िलहाल हम पीटीआई के जो दोस्त हैं उनसे मुलाकातें करके उनको अपने जहन की अक्कासी करें, उनसे उनका जहन रीड करें, और कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी तरह खान साहब तक ये पैगाम पहुँचे और उनका रिस्पॉन्स हमें कोई पॉजिटिव अगर आता है, क्योंकि फ़ैसला तो बहरहाल खान साहब नहीं करना है, तो इस मीडिएशन के लिए या इस काम के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं अगर खान साहब तैयार हैं तो। ओके, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के जो बयानात आ रहे हैं, आपको क्या लगता है इस एग्रेसिव पॉलिसी से आपकी पार्टी पर मजीद क्या इफेक्ट होने जा रहा है आने वाले दिनों? देखें, सुहेल आफरीदी जो है ना वो बड़ा डाई हार्ड है इमरान खान का, और वो ज़ाहिर है 36 ईयर ओल्ड, और इमरान खान ने एक बहुत बड़ा एहसान किया है उसके ऊपर, उसको वज़ीर आला बना के, और वो वही करेगा जो इमरान खान कहेंगे, वो 100% वो करेगा, बल्कि 100% से आगे जाने की कोशिश करेगा। अब आप क्या करें कि मामले को और तनाव इसमें पैदा कर रहे हैं कि जी वो मिलना चाहता है आके इमरान खान से, आप मिलने नहीं दे रहे। हुकूमत से भी हमारी बात हुई कि आप क्यों नहीं मिलने दे रहे उनको। ऐसी एक सूबे का चीफ मिनिस्टर अपने चेयरमैन से मिलना चाहता है, जेल मैनुअल के मुताबिक मिलना चाहता है, आप क्यों रोकते हैं? कि जी आपको अगर ये ख़तरा है कि इमरान खान उसको टास्क दे देंगे कि जी आप मिसाल 14 तारीख को आप पेशावर से जुलूस लेकर पहुँचें, तो वो तो इमरान खान अपनी बहन के ज़रिए दे देंगे, या वो किसी बैरिस्टर गौर के ज़रिए दे देंगे, किसी को भी दे देंगे कि तुम जाके सुहेल को ये बोल दो, तो वो तो करेगा। और अगर आप इस तनाव को कम करना चाहते हैं, मामला को कम करना चाहते हैं, तो उस इलेक्टेड CM है जाके उसको अपने चेयरमैन से मिलने की इजाज़त दें। अभी भी जो मेरी ख्वाहिश है कि मेरी जो हुकूमती अरकान से मुलाकात होगी उसमें ये एजेंडा मेरा नंबर 1 होगा कि आप उसको सुहेल आफरीदी को इजाज़त दें मिलने की। कब तक आपकी मुलाकात एक्सपेक्टेड है हुकूमती अरकान से? मुमकिन है कल हो जाए। किससे होनी है मुलाकात? अभी 2-3 लोगों से बातचीत हुई है, तो हो जाए तो फिर आपको मैं नाम भी दे दूंगा। राना सनाउल्लाह सब शामिल है उसमें कि नहीं? जी, राना साहब से भी बात हुई। राइट, ठीक है, थैंक यू सो मच। इमरान इस्माइल साहब, फॉर्मर गवर्नर सिंध, PTI के साबिक रहनुमा, हमारे साथ बात कर रहे थे। वो कहते हैं कि पार्टी को जिस तरफ ले गए उसमें सिवाय नुकसान के और कुछ भी नहीं है। अगर चाहते हैं कि पार्टी की बेहतरी हो, पाकिस्तान की बेहतरी हो, तो उसके लिए डायलॉग का रास्ता ही वाहिद रास्ता है। प्रोग्राम आपने देखा, आदिल अब्बास की इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।